Yes, Yes, sir. sir. So rate of GST shall be 12% इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 18%। आज की रेट में जीएसटी मान लेते हैं। जो ये रेट चेंज हो रहा है दिस इज अफेक्टिव 1 अप्रैल 2024, यानी कि 31 मार्च तक जो जीएसटी का रेट है वो 18% है, और 1 अप्रैल से जो जीएसटी का रेट आने जा रहा है दैट इज 12%। ये रेट चेंज हो रहा है, इट इज ऑन कार्ड्स। Now, in that case, time of supply and applicable rate of tax may please be determined। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे जो है वो रेट क्या होना चाहिए, आपने ये बताना है। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, और अकॉर्डिंगली जो जीएसटी का रेट है वो क्या होगा। सो आपकी सिचुएशन नंबर 1 है जहां पे सर्विस जो प्रोवाइड हुई है वो 25 मार्च 2024 को हुई है। इनवॉइस रेज हुई है वो 3 अप्रैल को हुई है। पेमेंट रिसीव जो हुई है वो 10 अप्रैल को हुई है। सो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो भाई। हेलो। Yes, 3/4/2024। 3, 4. Yes, sir. 3, 3 4. अप्रैल 2024। और रेट क्या होगा जीएसटी का? Sir, 12. 12%। ओके, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? इस जवाब के आगे अर्चना। किसका नाम लिख दूं? अर्चना। सर, डेट पूनम ने बोली सर। डेट पूनम ने बोली है। ओके, सो अब जो है नेक्स्ट जो है अगेन सर्विस प्रोवाइडेड ऑन 25 मार्च, इनवॉइस रेज्ड 29 मार्च, पेमेंट रिसीव्ड 12 अप्रैल। बताओ जी टाइम ऑफ सप्लाई। सर 29 मार्च जी। 30 मार्च से। रीजन? सर क्योंकि ਇਹ ਇਨਵॉइਸ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ओके, 29 मार्च को सर हम पेमेंट और इनवॉइस को कंपेयर करेंगे, जो अर्लीस्ट होगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे। पेमेंट और इनवॉइस को कंपेयर हम कब करते हैं? अगर ये जो है 1 मिनट को हाइपोथेटिकली अगर मैं बात करूं, ये जो सर्विस प्रोवाइड हुई है ये अगर 19 फरवरी को हुई होती तब क्या होता? सर 29/3/2024, 29/3/2024। हाँ जी, सर फिर भी यही डेट रहती जी। कौन बोल रहा है ये कि फिर भी यही डेट रहती? सर हर्षदीप कौर। सर पूनम। गलत नहीं हो आप दोनों ही। अगर इसकी जो सर्विस प्रोविजन डेट है वो 19 फरवरी होती तो इनवॉइस जो है वो कितने दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए थी? 30 दिन के अंदर। 31 डेज के अंदर। 31 दिन के अंदर अंदर मीन्स 1 डे फॉलोइंग 30 डेज मीन्स 31 दिन। तो 31 दिन के अंदर तो इनवॉइस हुई नहीं। 19 फरवरी से लेके 29 मार्च को अगर इनवॉइस हुई तो ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए। यस या सर। फरवरी का महीना है तो 2 दिन और कम कर लो, 38 दिन हो गए। तो यानी 31 दिन के अंदर अंदर नहीं हुई, तो उस केस में जब आपकी इनवॉइस जो है वो 31 दिन के अंदर अंदर नहीं होती तो कौन सी डेट ली जाती है फिर टाइम ऑफ सप्लाई की? सर जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की है। जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की है। तो प्रोवाइड सर्विस की है। किस दिन प्रोवाइड हुई है? सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन फरवरी, 19 फरवरी। तो फिर जो है ये Yes, डेट sir. जो है सर्विस की वो फरवरी हो जाती इंस्टेड ऑफ मार्च। ठीक है ना जी? यस अदरवाइज सर। 29 मार्च इज द राइट आंसर। ये 29 मार्च का राइट आंसर पहले किसने दिया था? और जीएसटी का रेट पूनम। क्या होगा? सर हर्षदीप कौर।
दोनों सर पूनम 18%। 18% सर। और 18%। वेरी गुड। ये 18% कौन बोल रहा है? सर अर्चना। अर्चना। बस 3 ही बच्चे हैं मेरी क्लास में। सर वैसे अगेन ਤੁਸੀਂ इसका ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰਕ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ गर्ल्स प्लीज साइलेंट ऑन दिस। थर्ड नंबर इट्स फॉर द गाइस। 25 मार्च सर्विस प्रोवाइडेड डेट है, इनवॉइस रेज डेट 3 अप्रैल है, पेमेंट रिसीव डेट 31 मार्च है। सो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ जीएसटी? एनी गाय? सर 3rd अप्रैल। 3 अप्रैल? नहीं सर, सर 31 मार्च। नहीं सर, 31st मार्च। So it is to be 31st March 24. And what will be the rate? 18%। 18%। जेड़ा बच्चा 12% कह रहा है 12 क्यों कह रहा है, और जो 18 कह रहा है वो 18 क्यों कह रहा है? फर्स्ट 12% क्यों? सर 18%। सर 12% गलती से निकल गया सर मुंह से। पेमेंट बाद में 12% हुई है। गलती से हो गया। 18% इज द सर- राइट आंसर। सो 18% Because क्यों? sir- क्यों? क्योंकि 31 मार्च को अभी क्योंकि रेट जो बाद में जीएसटी का हुई रेट है वो 18% ही है। तो जो टाइम ऑफ Yes, sir. सप्लाई है वो जिस दिन का जो रेट है वो उसी दिन का होगा। और टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो हमने 31 मार्च क्यों लिया है? क्योंकि आपको कंपैरिजन जो करना है दैट इज बेसिकली आपने यहाँ पर 3 चीजें देखी हैं। ये 25 मार्च, ये 31 मार्च और ये 3 अप्रैल। इन 3 में से 2 जिस तरफ जा रही हैं, सिंपल सा आंसर है, 2 जिस तरफ जा रही हैं उसके साथ कंपैरिजन करना है। तो 2 किस तरफ जा रही हैं? ये 25 मार्च भी जो है बिफोर चेंज ऑफ रेट है, 31 मार्च भी बिफोर चेंज ऑफ रेट है। तो जीएसटी का जो टाइम है, जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो बिफोर जीएसटी होना है। अब उसकी डेट कौन सी होनी है, 25 मार्च या 31 मार्च, वो एक क्वेश्चन है बस, और कुछ क्वेश्चन नहीं है अपने पास कि 25 मार्च इज और इट इज 31 मार्च। तो 25 मार्च कब हो सकती है? ये सर्विस प्रोवाइडेड वाली डेट कब होएगी? अगर ये इस पेमेंट रिसीव्ड डेट से मींस या ये इनवॉइस रेज्ड डेट से 1 महीना मींस 31 दिन पहले की होगी तभी वो हो सकती है, अदरवाइज इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी पेमेंट रिसीव्ड डेट जो है दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल डेट। ये सर्विस प्रोवाइडेड डेट है, हमको बेसिकली कंपेयर करनी है वो इनवॉइस्ड डेट रिसीव्ड और पेमेंट रिसीव्ड डेट कंपेयर करनी है। हाँ, आपकी अगर इनवॉइस रेज जो है वो 31 दिन से लेट हुई है तब आप जो है वो पेमेंट रिसीव्ड डेट और सर्विस प्रोवाइडेड डेट कंपेयर कर लोगे और अर्लियर ऑफ द 2 को मान लोगे। तो अर्लियर ऑफ द 2 जो है फिर वो सर्विस प्रोवाइडेड डेट होती है, बट इस केस में नहीं, क्योंकि इस केस में जो इनवॉइस रेज हुई है वो सर्विस प्रोविजन के 31 दिन के अंदर अंदर रेज हो गई है। अच्छा, सर्विस प्रोविजन जो है हमने लास्ट टाइम एक चीज और पढ़ी थी, दैट वाज इन केस ऑफ रिवर्स। बेटे ये छोटे छोटे फाइन पॉइंट्स हैं, इन फाइन पॉइंट्स को हमने अपनी मेमोरी में स्टोर करना है और ये स्टोरेज जो है ये प्रैक्टिस से आएगी, मेरे एक बार बोलने से याद नहीं होगा। आपको खुद अपनी किताब खोल के इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं सब अपने हाथ से करने हैं। आपका टारगेट बड़ा सिंपल सा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर में 50 में से 50 नंबर लाने हैं। 50 में से 50 का टारगेट करोगे, 40 आ जाए, 35 आ जाए, 38 आ जाए, इससे नीचे क्राइम हो जाएगा। 35 से नीचे जो है वो क्रिमिनल होगा, वो हमने देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि 35 इसमें मिलेंगे। इनकम टैक्स के पेपर में हो सकता है हमारे 15 नंबर आए 50 में से, हो सकता है 25 आए, हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो 40 35 कुछ भी आ जाए। बट वहां पर जो है कई बार लक आपको फेवर नहीं करता। आपने जो चीज पढ़ी होती है वो एग्जाम में नहीं आती है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। वो बहुत वास्ट है।
ये इतना वास्ट नहीं है, ये आपकी बुक ही 300 पेजेस की है सिर्फ। 300 पेजेस हम कहाँ रोज रोज के, अगर 10 पेज रोज के पढ़ेंगे तो 30 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा हमारा। उसी 300 पेज में से 40 नंबर का पेपर आना है। एंड लाइकवाइज कस्टम्स का भी है कि मेरी 2 या 3 रिकॉर्डेड सेशंस हैं, मैं शेयर कर दूंगा, वो कर लोगे तो उसमें से 10 नंबर का पेपर उसी में से आ जाना है। 50 नंबर के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। दूसरे 50 के लिए जो है इट्स अ वास्ट थिंग, वी हैव टू कवर, क्योंकि हम प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं, कोई चॉइस नहीं है। इनकम टैक्स नहीं आता तो हमें कुछ नहीं आता, तो इसलिए हमने पढ़ना है। और वो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे हम, उसके लिए हमारे पास वही 2-3 साल, जब तक कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरी नहीं हो जाती है, पूरा टाइम है। हम बार बार पढ़ेंगे, हमें अच्छे से याद भी हो जाएगा। एट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट टैक्सेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेटिवली इजी ऑल्सो। आईडीटी जो है वो आपका रटा रटाया 50 नंबर का जो पेपर है, उसमें से 40, 38, 35, 45 कुछ भी आ सकते हैं आप, इससे नीचे नहीं। ओके सर, द लास्ट पॉइंट, मींस ये जो आखिरी 3 है इनको भी क्विक एंड फास्ट कर लेते हैं। 5 अप्रैल, 29 मार्च, 7 अप्रैल, इसका क्या होगा जी? सर्विस प्रोवाइड 5 अप्रैल को हुई है, पेमेंट रिसीव 7 अप्रैल को हुई है, इनवॉइस रेज 29 मार्च को ही कर दी थी। हाँ जी, 29/3/2024। 2024 सर। कौन बोला? सर गगन। पूनम। गलत बोले दोनों। मैंने अभी पिछला वाला सवाल इसीलिए समझाया था कि दोनों में से मतलब जहां मेजोरिटी है वो होनी है ना, तो यहाँ मेजोरिटी किस तरफ है? सर्विस प्रोवाइड हुई है 5 अप्रैल को, पेमेंट रिसीव हुई है 7 अप्रैल को, दोनों चीजें जो हैं वो पोस्ट चेंज ऑफ जीएसटी हैं, तो 29 मार्च कहाँ से आ गई? सर 5 अप्रैल हो चाहिए थे। 5 हाँ जी, सर 7 अप्रैल। 5 अप्रैल होगी 5 तो अप्रैल, 12% रेट हो। ये सर 5th 7 अप्रैल होएगी, होगी। 7th अप्रैल होएगी? सर 7 सर अप्रैल। 5th अप्रैल। सर 7 अप्रैल। 7th अप्रैल। इसको एक बार चेक कर लेंगे, ये मेरे को भी डाउट है 5th है या 7th है। मोस्ट लाइकली इट इज 7th अप्रैल ओनली, एंड द रेट ऑफ जीएसटी विल बी 12%। 12%। 12%। नेक्स्ट 5 अप्रैल, 29 मार्च, 31 मार्च, इसमें क्या होएगा? 29 मार्च। सर 29 मार्च। 29 मार्च। वेरी गुड, 29 मार्च, और साथ में जो रेट है 18% 18% सर। 18%। 5th अप्रैल, 7th अप्रैल, 31st मार्च। 5th अप्रैल। सर 7 अप्रैल अप्रैल। होगा जी। 7th April. 7th 7th April. April. Very good, very good. 7th April, and it is going to be 12%. 12%। ठीक है जी? 7 अप्रैल क्यों आया? हाँ जी सर 7 अप्रैल क्यों आया? 7 अप्रैल क्यों बेटा, इन 3 डेट्स में से हमने ये देखना है कि 2 डेट्स किस तरफ हैं। 2 तरह डेट मतलब जहां से जीएसटी चेंज हो रहा है उस तरफ, उसके बाद है, या 2 डेट्स जो हैं वो पहले की हैं जीएसटी चेंज होने से। तो डेट चेंज होने के बाद वाली जो, मतलब जहां पर 2 होएगी, जहां मेजोरिटी होएगी, हमको जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो उस तरफ देना है। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, दिस वाज द रूल दैट वी रेड, ये वाला टाइम ऑफ सप्लाई रूल जो था। Any of the events that occur before change, ये events being issuance of invoice or receipt of payment, इससे पहले हमने ये जो रूल है, ये वाला ये रूल पढ़ा था। There are 3 events, that is supply, issuance of invoice and receipt of payment. Out of these 3 events, at least 2 events occur after the change of rate, new rate is applicable. On the other hand, any of the 2 events occur before the change of rate of tax, old rate is applicable. बस किताब में और बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, मगर ये आखिरी लाइनें हैं, इसको याद करके जो है हमने अपना जो है चुपचाप से नदी पार कर ले। हमें बाकी कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है अपना। इसके ऊपर उन्होंने 3 पेज बोले हुए हैं, मैंने भी 3 स्लाइड्स बनाई हुई हैं। आपको वो 3 स्लाइड्स पढ़नी है, इससे ऊपर वाली 2 स्लाइड्स पढ़ो,
नहीं तो बस ये लाइन जो है दिस इज बाइबल, यही गीता है, यही बाइबल है, सब कुछ यही है। रेट एप्लीकेबिलिटी रूल, देयर आर 3 इवेंट्स, सप्लाई, इशुएंस ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। आउट ऑफ दीज 3 इवेंट्स एट लीस्ट 2 मींस कम से कम 2 इवेंट्स जो हैं वो आफ्टर चेंज ऑफ रेट टैक्स होनी चाहिए, तो न्यू रेट इज एप्लीकेबल ऑन दी, यानी न्यू रेट एप्लीकेबल है यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई भी जो है वो आफ्टर द चेंज ऑफ इवेंट हो गया। On the other hand, any 2 events occur before the change of rate of tax, old rate is applicable, यानी कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई भी जो है वो रेट चेंज होने से पहले का होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। Yes, sir. मेरे को एक मैसेज मिला था, मेल आई थी गुरमीत से, गुरमीत एंड गुरमीत करके मेल आईडी थी। वो कह रहे कि मेरे को जीएसटी के नोट्स दे दो, बट मैंने देखा कि वो तो ऑलरेडी नोट्स आपके पास आए हुए हैं, सो व्हाई दैट मेल आई सर कुड वो नॉट गेट इट? जीएसटी के नहीं था सर, जीएसटी के नहीं थे, वो इनकम टैक्स के थे। अच्छा, इनकम टैक्स के भी चाहिए? यस सर। अभी पढ़ो तो सही। सर पढ़ चलो मैं रहे देता हैं। हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं देता हूँ जी, इनकम टैक्स के भी भेजता हूँ। आप अपने पुराने जो पिछले साल पास हुई हैं 2-3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, उनके टच में हो? नो सर। आप आई सजेस्ट कि आप उनके साथ भी बात करो, जो 2-3 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स ने दोनों ग्रुप क्लियर किए हैं, सर से आप उनके जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो ले लो, डिस्कस अबाउट दी पेपर पैटर्न्स और उनके पढ़ने का स्टाइल क्या रहा, वो सब उनसे बीच बीच में कभी कभी बात करा करो। ओके सर। ठीक है जी। एक बेअंत कौर करके लड़की थी, वो भी आप लोगों की तरह ही बड़ी मेहनती और बड़ी ही शिद्दत से पढ़ने वाली थी। उसने भी ऐसे ही मांग रहे थे कि वो नोट्स दे दो जी, आप उससे पढ़ना आसान है हमारे लिए, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। एकदम आपका ये पॉइंट बोलते ही मेरे को याद आ गया, मुझे लगा जीएसटी के ही मांग रहे हो। चलो ठीक है। सर हेलो। सर हाँ जी, सर बोलो जो बच्चे। आपके नोट्स हैं, जो आपकी ये नोट्स हैं सर, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो फिर जैसे आपने लैंग्वेज लिखी हुई है वैसे हम लिख सकते हैं पेपर में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वैसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ओके एज इज सर। लिख दो। आप रादर जो है आप अपना अपने मतलब, क्योंकि रट्टा मारना तो कई बार मुश्किल हो जाता है इतनी सारी चीजों का, आप चीजें हाँ समझो, जी आप सर। इससे भी आसान भाषा में लिखो। ये मैंने ओके सर। कंपैरेटिवली जो है आसान करी हुई है भाषा, बट आप इससे भी आसान भाषा में करो। मींस आप सोचो अपनी भाषा में, हिंदी में, पंजाबी में, उसके बाद उसका जो है इंग्लिश में कन्वर्जन ट्रांसलेशन करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये समझना है कि आपको प्रोविजो पता है या नहीं पता, आपको सब्जेक्ट आता है या नहीं आता, कहानी नहीं लिखनी। ओके सर। ओके, नाउ वी आर ऑन टू प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद जो है हमारी मतलब अभी तक हम टाइम ऑफ सप्लाई कर रहे थे, अब टाइम ऑफ सप्लाई के बाद नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई से अपने को क्या पता चलेगा? एक तो हमको ये पता चलेगा कि जो हमारी एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी है वो कौन सी है, दैट इज बेसिकली इज इट एन इंटर स्टेट सप्लाई और इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। दोनों में से एक चीज ये पता चलेगी हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पता चलते ही, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मींस अगर हमें एक तो सप्लायर की जो डेस्टिनेशन है वो पता है कि सप्लायर कहाँ का है, मींस प्लेस ऑफ सप्लायर इज नोन टू अस कि ये प्लेस ऑफ सप्लायर है। दूसरी तरफ हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पता चल जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है। अगर दोनों जो है प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो सेम स्टेट है, मींस दोनों एक ही ज्योग्राफी में है, मींस अगर ये हो सकता है कि ये पुणे में बैठा हुआ है और ये बॉम्बे में बैठा हुआ है, बॉम्बे को मुंबई कहते हैं, तो पुणे और बॉम्बे में है यानी कि दोनों ही महाराष्ट्र में है, तो दिस सप्लाई इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, वो उस केस में इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या होगा, दिस इज अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा, एक तो सीजीएसटी लगेगा और साथ में एसजीएसटी लगेगा, सिंपल सा। और अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है मींस यहाँ जो है दिस इज से गांधी नगर
गांधीनगर इज इन गुजरात और ये जो है ये मुंबई है, तो यानी कि गुजरात से जो सप्लाई है मींस सप्लायर गांधीनगर में है और जो सप्लाई हुई है वो बॉम्बे में हुई है, तो देन इट इज गोइंग टू बी एन इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई है तो जो जीएसटी लगेगा दैट विल बी अंडर आईजीएसटी एक्ट। ठीक है जी। इंटीग्रेटेड, आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, एस का मतलब होता है स्टेट और आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो यहाँ पर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। ये बेसिकली जो है दिस इज गोइंग टू बी बेसिक कमिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाएगा। अब जो फिर फाइनली स्टेट होगी जहां पर सप्लाई हुई है, यहाँ से आधा हिस्सा जो है वो इधर ट्रांसफर होना है, डिपेंड करता है कि वो उसको सेल कब कर रहा है उस पे। ठीक है जी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है। मोटा माटी हमने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, इसकी फाइन ट्यूनिंग, फाइन अंडरस्टैंडिंग जो है ये अभी कर रहे हैं हम, और एग्जाम में इसका क्वेश्चन श्योर शॉट आना है। यानी कि अगली जो 5-4 स्लाइड्स करने जा रहा हूं इसमें से आप सवाल एक्सपेक्ट करिए ही करिए, पेपर में आएगा। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई का भी पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, वैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई का भी क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। तो बड़ी शिद्दत से पढ़ना है, इसको अच्छे से याद करना है, एक एक डाउट अपना क्लियर करना है। So section 7 subsection 1 of IGST Act treats a supply of goods as an interstate supply if the location of the supplier and the place of supply are in two different states. Means supplier एक state में है, supply दूसरी state में हो रही है, तो वो जो है interstate supply मानी जाएगी। टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है तो भी वो इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी। एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो भी वो इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी। इसके अलावा ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की डेफिनेशन है। इसके अलावा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 जो है इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस को भी स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया until they cross the custom frontier is also treated as an interstate supply। वो भी interstate supply ही कहलाती है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 की हमने एक्सटेंडेड डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। हमने जो यहाँ पर लिखा है दैट वी आर राइटिंग की खाली इंपोर्ट जो है जो इंडिया में हो रहा है वो इंटरस्टेट सप्लाई है। इसके अलावा हमने पहले जो क्लासेस करी हैं आज से 4-5 क्लासेस पहले, उसमें हमने इंपोर्ट के अलावा एक ट्रांजैक्शन और थी जिसको इंटरस्टेट सप्लाई बोला था। व्हाट वाज दैट ट्रांजैक्शन बच्चे? बोलो। सर एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर दो। इंपोर्टेड, देखो एक तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी और एक दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। दूसरी आपकी अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से, वो भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा एक तीसरी ट्रांजैक्शन और होती है जो इंटरस्टेट कहलाती है, वो कौन सी होती है? सवाल वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वेरी गुड, वेरी गुड। SEZ के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एनी ट्रांजैक्शन विद द SEZ is also known as interstate transaction. When the supply is interstate supply, IGST would be chargeable. When the location of the supplier and the place of supply are in the same state or union territory, then it will be intrastate supply and CGST, SGST would be chargeable. Place of supply determines the state or union territory to which the SGST portion of the revenue accrues. SGST किसके पास जाना है वो आपको सप्लाई प्लेस बताएगा। जहां पर सप्लाई मानी जाएगी कि दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई, SGST उसका हो जाएगा। क्योंकि GST जो है इट इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन। जो स्टेट कंज्यूम कर रही है, जहां के जो लोग हैं वो स्टेट के वो कंज्यूम कर रहे हैं, रेवेन्यू जो है वो उसी स्टेट को मिलना है। ठीक है जी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो हम देसी ट्रेड की बात कर रहे हैं।
जो आपका जो है वो गुड्स विद इन इंडिया ही सेल परचेज हो रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि वहां सप्लाई कैसे माना जाएगा। सो सेक्शन 10 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इज क्रूशियल फॉर डिटरमिनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स in a domestic transaction when both supplier and recipient are in India. The rules outlined in the section are what help us classify a supply as either interstate or intrastate, which then dictates whether IGST or CGST is levied. तो ये रूल जो है हमने इसीलिए पढ़ने हैं। तो रूल क्या है? पहला क्या है? सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ये क्या कह रहा है? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी। जहां पर डिलीवरी देनी है, जिस स्टेट में टर्मिनेट होएगी कि डिलीवरी जो है, गुड्स मूवमेंट हो रही है, जहां पर फाइनली गुड्स जाकर पहुंच के डिलीवरी जो है वो दे दी जाएगी। मींस मान लीजिए कि आपके गुड्स जो हैं वो पंजाब से निकले, पंजाब से निकले हैं और निकले हैं अल्टीमेटली केरला जाने के लिए, कि ये गुड्स केरला जाने हैं पंजाब से। तो पंजाब से वो नेक्स्ट क्रॉस करेंगे, हरियाणा पहुंच जाएंगे, हरियाणा से फिर उसके बाद दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली से फिर आगे राजस्थान चले जाएंगे, एंड लाइकवाइज ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो ये जो सेल है वो अल्टीमेटली कंक्लूड कहाँ हुई? केरला जाके हुई, क्योंकि ये जो है ये लास्ट पॉइंट ऑफ डिलीवरी है, डिलीवर केरला में हुए हैं। उससे पहले उनकी इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है, बट जो गुड्स हैं फाइनली जहां पे डिलीवरी टर्मिनेट होएगी, टर्मिनेट का मतलब खत्म होएगी, डिलीवरी जाके कंप्लीट होएगी, वो स्टेट केरला की स्टेट है। तो दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई। सो केरला जो है दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई जो है वो केरला में हुई जाके। अब केरला में सप्लाई हुई तो यहां से जब गुड्स वहां पहुंचेंगे तो बीच में आईजीएसटी लगेगा, और उसके बाद आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पार्शियली मींस आधा क्रेडिट जो है वो अल्टीमेटली केरला की स्टेट को दे दिया जाएगा। वहां पर जब वो उसको बेचेंगे केरला पहुंचने के बाद, तो वहां वो एसजीएसटी चार्ज करेंगे और इनपुट टैक्स आईजीएसटी का वो साथ में ले लेंगे। उसकी डिटेल एक बार हमने समझी हुई है। जब हम यहाँ पर अगर कोई किसी को डाउट होगा तो आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, मींस इन द नेक्स्ट क्लास। फील फ्री, हम क्लास वहां से शुरू करेंगे। अगर किसी को डाउट हो एसजीएसटी कैसे क्लेम करना है वो पूछ सकता है, बट आज नहीं, we restrict it for next class. So the place of supply is the location where the movement of goods terminate for delivery to the recipient. This is most common scenario. ये सबसे common delivery यही है, हम पहले दिन से इसी को समझे हैं। It doesn't matter who is responsible for the movement, the supplier, the recipient और third party, कोई भी उन goods को move करवा सकता है। मीन्स वो ट्रांसपोर्टर जो है वो सेलर ने अरेंज किया हो सकता है, वो बायर ने अरेंज किया हो सकता है, वो थर्ड पार्टी जो है वो खुद ही जो है वो मूव करवा रहा है, कोई और बीच में तीसरी पार्टी जो है वो मूवमेंट करवा रही है। द प्लेस वेयर द गुड्स फाइनली अराइव इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अ सप्लायर इन दिल्ली सेल्स गुड्स टू कस्टमर इन बॉम्बे, द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू बॉम्बे, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज बॉम्बे। ठीक है जी, बॉम्बे का मतलब हो गया महाराष्ट्र। इसके बाद मींस ये वाला तो जो है मोस्ट एलिमेंट्री कंसेप्ट था, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर किसी को कोई लैंग्वेज मेरी बोलते हुए किसी को कोई डाउट अराइज हुआ है तो वी कैन हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑफ अ मिनट। अगर क्लियर है तो हम पॉइंट नंबर 2 पर आ जाते हैं। सेकंड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बिजनेस वर्ल्ड में भी इंपॉर्टेंट होगा, आपके इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि आप जब ये लैंग्वेज बोलोगे बिल्ड टू शिप टू, तो अपने आप में जो है इंटरव्यू क्रैक करने की सिचुएशन में आ जाते हो। चलें आगे, पॉइंट नंबर 1 में किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। वेरी नो गुड। सर। सर हाँ जी बोलो बच्चे। सर आपने बोला कि वो आधा मतलब केरला को जीएसटी दे देंगे ऐसे समथिंग, हाँ हाँ हाँ, तो सर वो आधा आधा कहाँ जाएगा? आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ है ना, तो अल्टीमेटली तो आधा हिस्सा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहना है, आधा हिस्सा तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलना ही है। ओके सर। उसकी पूरी प्रोसेस सर। है जो पहले डिस्कस करी है हमने क्लास में। हाँ आप जी, अगर हाँ उस जी, क्लास सर। में नहीं थे तो हम जो है उसको रिपीट कर नहीं देंगे। सर, मैं रिपीट भी थी करने की सर। जरूरत नहीं है, आप जो है उस सेशन को दोबारा देख लो, बस इतना सही करना है।
सर मैं पहले थी, मेरे को हाँ तो बेटा वो सेशन दोबारा से रिकॉल कर लियो, दोबारा एक बार वो क्लास ओके जो सर। है यूट्यूब पे है पड़ी हुई, दोबारा खोल के सुन लियो ना। ओके सर। और फिर भी डाउट हो ओके तो सर। मोबाइल तो आपके पास है ही है, जब मर्जी मैसेज कर देना, बात कर लेंगे। ओके सर। कौन बोल रहे हो? सर महक। महक। ओके महक। तो बिल्ड टू शिप टू क्या होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब बिल्ड टू शिप टू में एक मिनट, समथिंग टू राइट, सो मैं यहां लिखता हूं, ये बिल्ड टू शिप टू मैं यहां लिख रहा हूं। अब आपका जो ऑफिस है वो है गुड़गांव में, यू आर वर्किंग इन गुड़गांव, गुड़गांव इज योर परचेज ऑफिस, ठीक है जी। आपकी परचेजेस जो हैं वो गुड़गांव से होती है, और आप परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स अपने प्रोजेक्ट के लिए, सो प्रोजेक्ट परचेजेस चल रही हैं आपकी, और आपकी प्रोजेक्ट परचेजेस जो हैं वो आपकी चल रही हैं, और प्रोजेक्ट आपका जो है वो लग रहा है पंजाब में, ठीक है जी। तो आप परचेज करते हैं अपने परचेज ऑफिस से, जहां पर आपका गुड़गांव का एड्रेस है, गुड़गांव मींस हरियाणा, हरियाणा से आप परचेज कर रहे हैं, हरियाणा में बैठ के आप परचेज कर रहे हैं। आपका जो डीलर है, जो वेंडर है, वेंडर इज यूपी बेस्ड, यूपी का वेंडर है। आप हरियाणा से ऑर्डर देते हैं यूपी वाले को कि ये यूपी मींस मेरे को जो है वो आप सोलर पैनल्स 200 यूनिट्स डिलीवर करो इन पंजाब, पंजाब में जो है वो आप सोलर पैनल्स डिलीवर कर दो, तो वो जो है वो आपके सोलर पैनल्स पंजाब में डिलीवर कर देता है। तो यहाँ जो बिलिंग है, आपने ऑर्डर दिया तो बिलिंग वो करेगा हरियाणा में, क्योंकि आपने ऑर्डर करा है तो वो आप ही को बिल करेगा, और शिपमेंट वो करेगा पंजाब में। तो ये जो हुआ बिलिंग हुई मींस बिल टू हरियाणा हुआ, और शिप टू पंजाब हुआ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पर शिपमेंट हुई है, ठीक है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी शिपमेंट प्लेस, सो इट विल बी पंजाब। तो बिल्ड टू शिप टू का ये मतलब है, जहां शिपमेंट हो रही है दैट इज द प्लेस ऑफ योर सप्लाई। तो जब जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी अल्टीमेटली एसजीएसटी वहीं पर जो है एमिनेट हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में जो है वो यूपी से पंजाब ट्रांजैक्शन जा रही है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये आईजीएसटी होगी, आईजीएसटी होगी। उसके बाद जब पंजाब में जो है जो इसका क्रेडिट मिलेगा वो वहां पर एसजीएसटी का क्रेडिट जो है वो पंजाब स्टेट को मिलेगा, हरियाणा को इससे कोई लेना देना नहीं है, हरियाणा को कुछ नहीं, ठीक है जी। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलना है वो पंजाब स्टेट ने ले जाना है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब, इट विल नेवर बी हरियाणा। हरियाणा से खाली जो है वो बिलिंग एडवाइस गई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इनवॉइस जरूर पंजाब हरियाणा की बनी है, मगर अल्टीमेटली उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पंजाब ने ही लेना है, ठीक है जी। अब इसको जो है मतलब ये तो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था जो समझने का था, अब इसको वो अंग्रेजी में क्या समझा रहा है वो एक बार हम समझ लेते हैं। इफ अ सप्लायर डिलीवर गुड्स टू अ थर्ड पर्सन, अब ये थर्ड पर्सन जो है वो खुद की एंटिटी भी थर्ड पर्सन ही कहलाएगी, क्योंकि एक जो रजिस्ट्रेशन है इस जो ये कंपनी है, दिस कंपनी कैन बी XYZ एनी कंपनी, मींस ये कोई भी कंपनी हो सकती है, मींस इट कैन बी कंपनी विद द नेम लाइक मोहित मिनरल्स करके ये कंपनी हो सकती है, या कुछ भी नाम रख दो इसका,
तो इसकी एक एंटिटी जो है वो हरियाणा में होएगी, एक एंटिटी सेपरेट एंटिटी जो है वो पंजाब में भी होएगी, दोनों का जीएसटी नंबर अलग होगा, ठीक है ना। अब जीएसटी अलग है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते थे, कौन सा पर्सन कहते थे इसको हम कहते थे डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन टर्म याद आई है? यस सर। तो डिस्टिंक्ट Yes, पर्सन, sir. डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब हो गया अलग अलग पर्सन, दो अलग अलग। तो अगर मैं बात करता हूं, आज हमारी क्लास में दो लड़कियां बैठी हुई हैं, वन इज अर्चना, द अदर इज महक। सो अर्चना एंड महक आर टू डिस्टिंक्ट पर्सन, वो दोनों अलग अलग पर्सन है, उनकी हस्ती अलग अलग है, इंडिविजुअलिटी अलग अलग है। तो वैसे ही ये एक ही नाम की कंपनी होगी मोहित मिनरल्स, बट एक होगी मोहित मिनरल्स हरियाणा, एक होगी मोहित मिनरल्स पंजाब, दोनों का जीएसटी पंजाब। नंबर अलग अलग होंगे। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये जो है ये आज की डेट में हम ये मान के, मतलब आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि मोहित मिनरल्स जो है वो किसी और के लिए सामान खरीद रहा हो, उस ट्रांजैक्शन को हम अगली बार एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये मान के चलो कि ये सेम पर्सन है, इन दोनों का पैन एक ही है, जीएसटी अलग अलग है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, अलग अलग पर्सन है, दो विद अ सिंगल पैन बट टू डिफरेंट जीएसटी नंबर्स। तो इसलिए ये मींस इफ अ सप्लायर डिलीवर गुड्स टू अ थर्ड पर्सन, द शिप टू पार्टी on the direction of a customer, the bill to party, the place of supply is deemed to be principal place of business of the third person, the customer। तो यहाँ पर कस्टमर कौन था, जो आपका जिसको शिपमेंट मिली है वो कस्टमर था। अब इसी चीज को हम जो है वो अगली क्लास में शुरुआत से समझेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है इन बिटवीन थ्री पार्टीज भी हो सकती है, तीन अलग अलग पार्टीज जो है वो भी ऐसी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। उसके साथ हम इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह भी समझेंगे, बट वी विल गेट इनटू दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन आवर नेक्स्ट क्लास, आज नहीं। सर कंपनी, सर हाँ जी बच्चों, हाँ जी। सर जो आपने अभी एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाया था जिसमें मतलब भी परचेज हुई थी, मतलब क्या कहते हैं, हरियाणा वाले ने मंगवाई थी, यूपी से मंगवाई थी। सर यूपी का क्या काम था उसमें सर? उन्हें सोलर पैनल उन्होंने दिया था जो आप बता रहे थे? किसी भी जगह से मंगा सकते हैं आप, हरियाणा से भी मंगवा सकते हैं, वो तो सिर्फ एक एग्जांपल था इसलिए बोला था। आप हरियाणा से हरियाणा में भी ऑर्डर कर सकते हैं, हरियाणा वाले ने हरियाणा वाले को ही ऑर्डर करा, हरियाणा वाले ने हरियाणा वाले को ही ऑर्डर करा, और साथ में हरियाणा से जो सप्लाई है वो पंजाब चली गई, तो भी वो आईजीएसटी होगा ना, क्योंकि दो स्टेट्स जो हैं वो हरियाणा और पंजाब ही हैं। सर जैसे कि अभी आपने मतलब भी थर्ड स्टेट से मतलब थर्ड पर्सन आया था उसमें, तो वो सप्लायर कहलाया जाएगा? जो थर्ड पर्सन है वो तो कस्टमर है ना। ओके सर। सेकंड पर्सन सप्लायर है, फर्स्ट पर्सन जो बिल करने वाला है जिसने ऑर्डर करा है, सेकंड पर्सन सप्लायर है, और थर्ड पर्सन जो है वो अल्टीमेटली कस्टमर माना जाएगा जिसको शिप हुआ है। कस्टमर, ओके सर। वही कस्टमर है, उसी मतलब सप्लायर इज जहां प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कस्टमर माना जाएगा, फाइनल कस्टमर। ओके सर। इसमें बड़ी अच्छी की कॉम्बिनेशंस बनेंगी, इन कॉम्बिनेशंस को हम अगला एक चैप्टर होगा उसमें समझेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशंस बनेंगी वो बड़ी बड़ी यूनिक बनेंगी। इसमें एक कॉम्बिनेशन जैसे ये बनेगी, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि यूपी कहां से आ गया बीच में, तो यहाँ पर जो है वो एक कंसेप्ट बनेगा कि हरियाणा वाले ने ऑर्डर करा, उसके बाद ऑर्डर जो हुआ है वो पंजाब में हुआ है, और डिलीवरी जो है वो भी पंजाब में देनी है। मींस यहाँ बिल टू हरियाणा है, और जो सप्लायर है वो पंजाब का है, और शिपमेंट भी पंजाब में होनी है। तो आपसे सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि इसमें क्या आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा या सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो उसको जो है अब हम समझेंगे आगे चल के, जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा इस चीज को, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। अभी मैं आपसे गेस भी नहीं मांग रहा हूं कि क्या होगा। वैसे इस केस में भी आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, बट उस आईजीएसटी लगेगा सर। हाँ, इसकी निटी-ग्रिटी को हम समझेंगे, इसकी निटी-ग्रिटी को हम बिल टू शिप टू को पूरी डिटेल में समझेंगे, तब समझेंगे। अभी मैं इसको रन थ्रू कर रहा हूँ। सेक्शन 10(1)(a) हो गया कि आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ टर्मिनेट हो रही है, बिल टू शिप टू में भी आपकी सप्लाई कहाँ पर हुई है, दैट ओनली इज द कस्टमर,
वो कस्टमर है तो उसी की स्टेट को SGST मिलना है, तो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर शिफ्ट टू हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो मैं मतलब अभी आपने बड़ी जल्दी कंक्लूड कर लिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वो तो पंजाब है, और शुरू सप्लायर कहाँ बैठा है, वो भी पंजाब में बैठा है, तो फिर IGST क्यों होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा दिमाग को प्लस माइनस करेगा, इसलिए इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे, आज मैं उस डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। ओके सर। ठीक है ना बच्चे? IGST है यस भी है सर। तो क्यों है, इसको हमने बड़े अच्छे से समझना है। सर बिकॉज के हरियाणा हो सप्लायर था। हाँ जी, सर अगर पंजाबी मतलब के सप्लायर कौन है हरियाणा? अगर आप भूल जाओ पंजाब भूल जाओ, आज नहीं करना, आज का टाइम, आज का नहीं है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है आज का। जिस दिन नर्सरी क्लास ओके में सर। गई थी उस दिन तो यही लगा था ना कि बस ABCD के बाद तो जिंदगी खत्म, उड़ा एड़ा आ गया होना, उसके बाद पढ़ाई थोड़ी ना है। चलो आगे चलते हैं। सप्लाई विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब कई बार ऐसा होगा कि गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही होगी, सप्लाई तब भी होगी। So something like the place of supply is the location of goods at the time of their delivery to the recipient. जहां आपने रिसिपिएंट को डिलीवरी देनी है वो वही जगह है जहां गुड्स पड़े हुए हैं। मींस आपके गुड्स कहीं चेंज ही नहीं हुए। जैसे आप मान के चलो कि आपने जो है एक बिल्डिंग जो है वो किराए पे ली है, मींस ये बिल्डिंग थी, इसको आपने किराए पे लिया, किराए का आपका जो एग्रीमेंट था वो 3 साल का था कि 3 साल के लिए बिल्डिंग मेरे पास रहेगी। जब आपने 3 साल के लिए किराए पे ले ली तो आपने यहाँ पर जो है एयर कंडीशनिंग जो है बिल्डिंग की सेंट्रलाइज्ड करा दी। यू वेंट इन फॉर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग करा दी। 3 साल बाद आपने बिजनेस बिल्डिंग वकेट करी, आपके लैंडलॉर्ड ने जो है आपसे रिक्वेस्ट करी कि यार तूने ये सेंट्रलाइज्ड AC तुमने तो कराया तो था, बट इसको अब उखाड़ के क्या करेगा, मेरे को ही दे दे। आपने कहा कि ठीक है तू ले ले, इसके ऊपर जो है मतलब मेरे जो है वो 25 लाख रुपए लगे थे, मैंने इसको 3 साल यूज कर लिया है, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ मेरे हिसाब से जो है वो 8 साल है, तो 3 साल क्योंकि मैं यूज कर चुका हूं तो 50% पैसे तू दे दे। आपने 50% पैसे उससे ले लिए कि 25 लाख दिए थे तो मैंने खर्चे हैं, तो 12.5 लाख में तेरा हो गया, आपने 12.5 लाख रुपए में वो बेच दिया। तो इट इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ केस ऑफ डिलीवरी। मीन्स ये जो है जहां गुड्स पड़े थे वहीं पर ही आपने पड़े पड़े ही किसी दूसरी पार्टी को बेच दिए, आपने अब गुड्स डिलीवर नहीं करे हैं, इसकी सप्लाई जो है वो वहीं पर होगी। इट्स अ सप्लाई विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि आपका सेंट्रलाइज्ड AC है, इसकी मूवमेंट तो हुई नहीं, आपने वहीं पड़े पड़े ही किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया। मगर ये ट्रांजेक्शन 12.5 लाख रुपए की आपने करी है, इस 12.5 लाख के ऊपर जो GST है वो आप चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। ठीक है जी, दिस अप्लाई टू गुड्स दैट आर ऑलरेडी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड डू नॉट नीड टू बी मूव्ड फॉर सप्लाई टू टेक प्लेस। मींस आप मान के चलो कि आपको पहले 2 ही प्रोविजंस पता थे और आपसे ऐसा सवाल आ जाए, ये जो मैंने पूछा है कि जी एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है और वो जो है वो लैंडलॉर्ड ने खरीद लिया, अब बताओ इसके ऊपर जो है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? सो हेयर इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई इज जहां पर वो गुड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वेयर द डिलीवरी मींस वेयर the goods are lying at the time of delivery to the recipient, where they are lying, they are not moving, उसकी सप्लाई ही नहीं हो रही है, मतलब वो मूवमेंट में नहीं है कि where the movement terminates, जैसा क्लॉज नंबर 1 में पढ़ा है हमने, जैसा 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज A में पढ़ा है वो वाला नहीं होगा इसमें। इसमें अलग से 10(1)(c) दे दिया कि जहां गुड्स सप्लाई के टाइम पे पड़े हुए हैं वही जो है उसका सप्लाई पॉइंट माना जाएगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, where the goods are not making a movement. So I hope point number 3 is also clear. यस सर। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो जहां पर असेंबली और इंस्टॉलेशन एट साइट, आप अगर किसी साइट के ऊपर असेंबल या इंस्टॉल करके दे रहे हैं, सो जहां पर भी आप इंस्टॉल या असेंबली करके दे रहे हैं, दैट इज द पॉइंट एज पर सेक्शन 10(1)(d), वो जो है वो सप्लाई पॉइंट माना जाएगा। दिस कवर ट्रांजैक्शन वेयर गुड्स आर सप्लाइड and then installed or assembled at a specific site. This value of installation, the value of installation is
ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये सर्विस मानी जाएगी इसकी। मींस अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो जो इंस्टॉल करा गया है दैट ऑल्सो अट्रैक्ट्स जीएसटी। जीएसटी वो भी अट्रैक्ट करेगा। जैसे अब हम जो है बात कर रहे थे सोलर पैनल्स की, तो सोलर पैनल्स जो हैं वो खाली पहुंचाए नहीं जाएंगे, वो वहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे। तो जो उसकी पोस्ट इंस्टॉलेशन जो चार्जेस होंगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जैसे आपका जो है मोबाइल का टावर होता है, मोबाइल का टावर जो है वो पार्ट्स में पहुंचता है, वहां पर उसके लिम्ब्स पहुंचते हैं, उसके ऑर्गन्स पहुंचते हैं, वहां पर बीटीएस करके एक इक्विपमेंट होता है वो पहुंचता है। तो वो सारे के सारे जो पहुंचने के बाद जो है वो टावर इंस्टॉल किए जाते हैं। टावर इंस्टॉल करने के बाद उन टावर्स से जो है वो एमिशन शुरू हो जाती हैं। आपके मोबाइल फोन्स जो हैं उस टावर के साथ लैच इन होने शुरू हो जाते हैं, वो काम करने शुरू कर देते हैं। तो ये सारी की सारी जो इक्विपमेंट डिलीवरी हुई है, ये इक्विपमेंट जब इंस्टॉल हो जाती है, जिस पॉइंट पे इंस्टॉल होएगी, वो जिस स्टेट में इंस्टॉल होएगी, वो वाला स्टेट जो है वो अल्टीमेटली इसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इट्स असेंबली और इंस्टॉलेशन एट साइट। जौन सी भी साइट के ऊपर वो इंस्टॉलेशन होएगी वहां पर वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? सर हाँ जी। सर मतलब दोनों चीजों पे टैक्स लगेगा, जो गुड्स हैं उस पे भी और इंस्टॉलेशन पे भी? हाँ बिल्कुल, जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके सर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है तो दोनों चीजों पे ही लगे। अब ओके इसमें सर। फिर कहानी वापस आ जाएगी, वापस घूम फिर के। अब हमने ना कई सारी डायरेक्शंस जो हैं वो समझनी शुरू कर दी हैं। यहाँ पर अब वो आ जाएगा कि यार ये कॉम्पोजिट सप्लाई तो नहीं है। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है? हमने दो तरह की सप्लाईज पढ़ी है, एक कॉम्पोजिट सप्लाई पढ़ी है, एक मिक्स्ड सप्लाई पढ़ी है। तो आपका ये हो सकता है कि जब आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाती हो। जैसे आप जो है जब सोलर पैनल लगा रहे हो तो सोलर पैनल जो है जब तक मतलब खाली सोलर पैनल का क्या करूं अगर वो लगा ही नहीं हुआ, तो हो सकता है कि सोलर पैनल और उसकी सर्विसेज जो है वो दोनों कॉम्पोजिट सप्लाई माने जाते हो। तो जो जीएसटी का रेट जो है वो सोलर पैनल का है, वही उससे रिलेटेड सर्विसेज का भी हो, ऐसा हो सकता है। सो देन इट इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। वो सेक्शन 8 के अंदर आ जाएगा, सेक्शन 8A के अंदर। मिक्स्ड सप्लाई में अगर आप मिक्स्ड बिलिंग करोगे तो जो हाईएस्ट जीएसटी का रेट होगा वो आ जाएगा। तो आपको अब कंपोजिट और मिक्स्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ना है, समझना है, याद करना है। तो खुद करना पड़ेगा बच्चे। ये सारी चीजें मैं ही करूंगा आपके लिए, और जितनी आसान मेरे लिए हैं उतनी ही आसान आपके लिए होंगी। सिर्फ जितना टाइम मैंने लगाया है इनको पढ़ने में उतना आपने लगाना है, तभी पढ़ना खुद पड़ेगा। आपकी जगह मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, सिर्फ पढ़ा सकता हूं। मैंने आपको कॉम्पोजिट पढ़ाया है, मिक्स पढ़ाया है, तो अब आपको मल्टीपल एंगल से चीजों को देखना समझना शुरू करना है। ओके सर। Now again from examination point of view this point number 5 is going to be important. जोन सी चीजें थोड़ी सी हट कर होंगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इनकी जो है वो एप्लीकेबिलिटी कहाँ आ रही है उस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आएगा। क्योंकि अब बीकॉम नहीं है ना, प्रोफेशनल ग्रेड एग्जाम है। तो प्रोफेशनल ग्रेड एग्जाम में उनका जो है ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि 100 में से 90 फेल करने हैं। तो फेल तभी होंगे जब क्वेश्चन जो है वो टेढ़े मेढ़े पूछे जाएंगे। So goods and are supplied on board a conveyance. The place of supply is the location where the goods are taken on board the conveyance. जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या माना जाएगा? जहां पर जो गुड्स हैं वो ऑनबोर्डिंग की गई है, जो गुड्स की कन्वेंस के ऊपर। दिस अप्लाइज टू द गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ जर्नी ऑन अ ट्रेन, aeroplane, vessel or motor vehicle. A passenger on a flight from Mumbai to Delhi buys a meal. The place of supply is Bombay, as that is where the goods were loaded onto the aircraft. यानी कि जहाज में जहां पर सप्लाई चढ़ी है वो उसका सेल पॉइंट माना जाएगा। दैट विल बी बेसिकली जहां पर गुड्स, एक मान के चलो आप ट्रांजैक्शन जो है मैं
ये सारा जो इतना कुछ लिखा हुआ है इसे पहले मिटा दूं, उसके बाद हम बात करते हैं। सो एक फ्लाइट चली है, इट्स अ फ्लाइट दिल्ली इंदौर मुंबई। ठीक है जी। एक और इंटरेस्टिंग फ्लाइट होती है, इसको छोड़ देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फ्लाइट होती है दिल्ली भोपाल इंदौर मुंबई। मीन्स ये 4 डेस्टिनेशंस कवर करती है, दिल्ली भोपाल इंदौर और बॉम्बे। भोपाल और इंदौर जो है ये एमपी हो गए, बॉम्बे जो है ये महाराष्ट्र हो गया, और दिल्ली तो दिल्ली है ही है। दिल्ली से ये फ्लाइट 1 घंटे की उड़ती है, भोपाल पहुंच जाती है, वहां से 1 घंटे के में इंदौर पहुंच जाती है, और वहां से 1.5 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाती है। दिल्ली से जो फ्लाइट चली है तो वहां पर उन्होंने जो है लोड करा, मीन्स दिल्ली से फ्लाइट उड़ी है तो खाली पानी लेके उड़ी है, देयर इज नो फूड देयर इनसाइड, कोई खाना नहीं है। जब फ्लाइट भोपाल पहुंची तो भोपाल में उन्होंने इसमें लंच ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ दिल्ली से जब फ्लाइट उड़ी थी तो इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 11 AM, 11 बजे थे, और 12 बजे जो है ये भोपाल पहुंच गई। 12 बजे उन्होंने इसके अंदर लंच जो है वो ऑनबोर्डिंग हो गई, लंच गॉट ऑनबोर्डेड इन भोपाल, और उसके बाद वो लंच की जो डिलीवरी है, लंच वाज सर्व्ड टू दी फ्लाइट पीपल, जो भी पैसेंजर्स थे उनको बिटवीन भोपाल टू इंदौर जो है वो लंच दे दिया गया। और ड्यूरिंग इंदौर टू मुंबई द टी वाज आल्सो सर्व्ड। जब मतलब फ्लाइट जो है वो कहीं नागपुर के ऊपर उड़ रही थी तो उस टाइम पे उनको चाय भी दे दी गई, और उसके बाद बॉम्बे में जो है वो फ्लाइट जो है वो लैंड कर गई। अब सवाल आपसे आएगा कि बताओ जी, इस केस में जो है आपकी कौन सी स्टेट जो है, जहां जिसको जो है मतलब कौन सी जो स्टेट है, मींस प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब फ्लाइट उड़ी है दिल्ली से, फ्लाइट के अंदर जो खाना ऑन बोर्ड हुआ है वो हुआ है भोपाल से, खाना जो सर्व हुआ है वो बिटवीन भोपाल एंड इंदौर हुआ है, और जो चाय सर्व हुई है जो ऑन बोर्डिंग भोपाल में हुई थी वो व्हेन द फ्लाइट वाज अबव नागपुर, नागपुर के ऊपर उड़ रही थी, यानी कि महाराष्ट्र पे थी, तो जो है वो नागपुर के टाइम पे जो है वो खाना चाय दे दी गई है। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वही उन्होंने आपको कंफ्यूज मध्य करने के लिए प्रदेश। क्वेश्चन डाल दिया कि लंच की सप्लाई कहाँ हुई और टी की सप्लाई कहाँ हुई, दोनों अलग अलग हैं, बताओ जी। तो क्या सवाल का जवाब बनेगा? सर एमपी। प्योर प्योर एमपी, महाराष्ट्र में कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है ना जी, महाराष्ट्र में कोई सप्लाई नहीं है। महाराष्ट्र में नागपुर में चाय बट जरूर रही है ऊपर महाराष्ट्र के, मगर वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और यही खाना जो है भोपाल में ना चढ़कर अगर दिल्ली में चढ़ा दिया जाता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती? दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई वुड हैव बीन दिल्ली। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी सर इंपॉर्टेंस बट थोड़ी सी, चाय भी तो एक तरह की मतलब सप्लाई है। चाय सप्लाई तो है, मगर यहाँ पर चाय नागपुर के ऊपर क्यों नहीं मानी हमने सप्लाई की, महाराष्ट्र क्यों नहीं माना हमने? क्योंकि हमको जो है पढ़ाया जा रहा है ना ये, the goods are supplied on board a conveyance, the place of supply in the location where the goods are taken on board। जब जहाज के ऊपर जहां से गुड्स चढ़ाए गए हैं वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, उसके बाद रास्ते में कहां दिए गए हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है।
हवाई जहाज में कहां पर आपने उसकी ऑन बोर्डिंग करी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद दो आप कहीं पे भी, उससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? ओके सर, समझ गई। समझ गए? यस सर, क्लियर। और ये आखिरी यस दम तक सर। समझ में रहनी चाहिए, ये भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर उसने कंफ्यूज आपको किसी भी तरह से कर देना है। उसने कहना लंच ही जो है वो नागपुर में खिलाया, उसने एमपी का जिक्र ही नहीं करा। उसने कहा कि ये चढ़ा तो दिया था जी इंदौर में, मगर खाना जो खिलाया है वो जब फ्लाइट नागपुर उड़ रही थी तब खिलाया है, नागपुर से बॉम्बे के बीच में खिलाया है, जहां पर महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र था। आप कंफ्यूज होके कराओगे कि जी प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, खाना मिला तो महाराष्ट्र में है। वो कहेंगे यही तो चाहता था तेरे को, तुम 100 में से 90 तो तुम ही निकल गए सारे, बाकी 10 पास। ओके सर। ओके। यस सर। So if the place of supply cannot be determined by the rules above, the government may prescribe a specific methods for its determination. फिर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे। मतलब आपके सवाल ये आ जाता है कि जी पता ही नहीं चल रहा कैसे कर रहा है, तो आप कैसे करें, कि जी फिर गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे, गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे कर लेंगे। बस इसका जवाब इतना ही है, बट ऐसे सवाल आते नहीं है अजीब से। तो आपको जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही आएंगे जिनके स्पेसिफिक आंसर्स होंगे। Now, one more interesting thing is there: supply of goods purchased over the counter in one state and transported to the other state by unregistered person. So this is again very important. अब यहाँ पर जो concept आ रहा है वो आ रहा है फाइन प्रिंट्स ऑफ द लॉ। मतलब आप फाइन प्रिंट्स ऑफ द लॉ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल आ रहा है आपके पास। सो व्हाट फाइन प्रिंट ऑफ द लॉ कम हियर, इसमें जो है आप गए दुकान पे और आपने कुछ परचेज करा, say you purchased आप मान लीजिए हिमाचल गए, हिमाचल मतलब आप हिमाचल के ही हैं, आप हिमाचल में आपने जो है यू परचेज सम गुड हैंडीक्राफ्ट्स, आपने बढ़िया से हैंडीक्राफ्ट्स खरीदे, एंड गुड हैंडीक्राफ्ट्स वर्थ रुपीज से 25,000, 25,000 रुपए के बढ़िया बढ़िया से हैंडीक्राफ्ट्स खरीदे। वो होते हैं ना चिलगोजे विलगोजे वाले जो है, उन्हीं का बढ़िया सुंदर सा बना देते हैं, कलर फलर कलर्स करके एंड ऑल दैट, बड़े अच्छे डेकोरेशन पीसेस बन जाते हैं चिनार के पेड़ के ऊपर जो वो लगे होते हैं, फ्रूट सा जो होता है। और भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं, हिमाचल इज लाइक फेमस फॉर इट, शॉल्स, कुल्लू शॉल्स और पता नहीं क्या क्या। आप एज एन इंडिविजुअल गए, आपने कुल्लू शॉल्स खरीदी, जैकेट्स खरीदी और वो सब खरीदा, और उनको लेकर आप जो है दिल्ली आ गए। ठीक है जी, आप ये सारी चीजें खरीदे, कुल्लू से हैं और आप दिल्ली गए। अब यू आर एन अनरजिस्टर्ड बायर। अनरजिस्टर्ड बायर कौन हुए? आप सब अनरजिस्टर्ड बायर हैं, मैं अनरजिस्टर्ड बायर हूं। जिस किसी ने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिसके पास नहीं है वो अनरजिस्टर्ड बायर है। तो वो कह रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स परचेज्ड ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय द अनरजिस्टर्ड बायर। आप एक अनरजिस्टर्ड बायर हैं, आपने शॉपिंग करी, शॉपिंग करने के बाद आपको सामान भेज दिया आपने या लेकर आप दिल्ली आ गए, उसके आप किसी को बेच नहीं रहे हो, कोई सेल नहीं कर रहे हो, सिर्फ लेकर आ गए हो। तो विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी व्हाट, मींस व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दैट? उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो है इन द ओवर द काउंटर सेल। मींस आप किसी की दुकान पे गए, दुकान से आपने सामान खरीदा। नो दैट कुड, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये आपने खरीदा, ये मेरे लिए एप्लीकेबल ज्यादा है। मैं दिल्ली से हूं, मैं घूमने गया था कुल्लू मनाली, मैंने वहां कुल्लू में बैठ के शॉपिंग करी, 25,000 रुपए का हमारी फैमिली ने सामान खरीदा सारा का सारा, और उसके बाद हम जो है अपनी गाड़ी में बैठ के या बस में बैठ के चुपचाप से दिल्ली आ गए। तो ये सेल जो है ये क्या मानी जाएगी? व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस? इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, अगर मैं अनरजिस्टर्ड बायर हूं, मींस मेरी कोई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द पॉइंट वेयर द सप्लायर इज सिटिंग। सप्लायर का जो सेलिंग पॉइंट है, पीओएस कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल ऑफ सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पर उसने बेचा अनरजिस्टर्ड बायर को, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी, सिंपल। अगर किसी की दुकान पे कोई गया, जाके उसने सामान खरीदा,
और वो जो बंदा है वो अनरजिस्टर्ड बायर है, उसने अपने जीएसटी नंबर का कोई रेफरेंस नहीं दिया, उसे जीएसटी का वाला बिल नहीं चाहिए, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है दैट इज गोइंग टू बी हिमाचल इन इंस्टेंट केस। पंजाब से खरीद रहा है तो पंजाब हो गया, हिमाचल से खरीद रहा है हिमाचल हो गया, J&K से खरीद रहा है J&K हो गया। However, there is one caution that has started from 1st October 2023. The place of supply shall be the location as per the address of the said person. जो अनरजिस्टर्ड बायर है, जैसे मैं हूं, मैंने जो है वो सामने वाले को बता दिया कि मैं दिल्ली से हूं, मेरा एड्रेस लिख ले, दिल्ली में जो मेरा एड्रेस है मैं उसे बता रहा हूँ कि मेरा जो एड्रेस है वो ये है 110070 मेरा पिन कोड है, मैं फलानी जगह रहता हूँ, ये मेरे घर का पता है। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस issued in respect of said supply and location of the supplier where the address of the said per और मतलब अगर मैंने अपने एड्रेस के ऊपर बिल करवाया है तो इन दैट केस जो मैंने एड्रेस दिया है वो होगा उसका बिलिंग प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा दैट विल बी द एड्रेस जो पर कस्टमर जो है वो दे रहा है। और अगर वो एड्रेस नहीं दे रहा है, विदाउट गिविंग एन एड्रेस, वो कह रहा है कि सप्लाई मेरे हाथ में पकड़ा, तो उस केस में जो है जो सप्लायर का एड्रेस है, द सप्लाई लोकेशन ऑफ द सप्लायर वेयर द गुड्स आर सेट, गुड्स ऑफ द सेड पर्सन मींस वेयर देयर इज नो रिकॉर्डिंग ऑफ द एड्रेस, तो जो प्लेस ऑफ सप्लायर है उतना ही सिंपल है। मींस जैसे यहां तक अभी हमने पढ़ा था कि तुम्हारी दुकान से सामान खरीदा, जो तुम्हारी दुकान जिस स्टेट में है, सप्लायर की दुकान जिस स्टेट में है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट आपकी दुकान वाले को मैं बता रहा हूं कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और वो इनवॉइस बना रहा है, इनवॉइस इन माय नेम एंड एड्रेस में साथ में लिख रहा है दिल्ली, तो फिर जो है प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो दिल्ली हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। ठीक है जी। अब प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा तो सबसे पहले तो इसकी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में जो है जो जीएसटी लगेगा दैट विल बी अंडर आईजीएसटी हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लायर क्या है हिमाचल, तो आईजीएसटी आ गया। अगर मैंने एड्रेस नहीं बताया एज ए कस्टमर, वो पूछता भी नहीं है इसलिए एड्रेस, ये प्योर थ्योरेटिकल चीज हो जाती है। बट थ्योरेटिकल का भी जवाब जो है आपको आना चाहिए। मींस क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि यू वेंट फ्रॉम दिल्ली टू कुल्लू, went in for shopping, there you insisted कि इनवॉइस के ऊपर आपका एड्रेस डाला जाए। now what kind of invoice will it be? अब एड्रेस इनवॉइस जो है वो कौन सी बनेगी, तो it will be placement or what will be the place of supply, तो place of supply will be दिल्ली, it will not be हिमाचल, कुल्लू नहीं होगा वो place of supply, it will be दिल्ली only। तो दिल्ली होगी तो जीएसटी कौन सा लगेगा, it will be आईजीएसटी। और वही उसी दुकान के ऊपर एड्रेस नहीं बताया तो देन इट विल बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एचपी। ठीक है जी, क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। मतलब जैसे ये गुड्स के लिए है वैसे ही ये सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। पता चला कि एक बंदा बाल कटाने गया सैलून में वहां जाके कह रहा है कि मेरे एड्रेस के ऊपर बिलिंग कर दे, मेरी एड्रेस था दिल्ली का, वो बंदा बैठा हुआ है गोवा में, वो गोवा से जो है वो वहां पे जो इनवॉइस बनेगी वो आईजीएसटी क्यों बनेगी कि भैया दिल्ली के बंदे को सर्विसेज दी हैं, सो इट इज एन आईजीएसटी इनवॉइस। बाल गोवा में कट रहे हैं मगर जो जीएसटी है वो चार्ज हो रहा है भाई, मींस वो आईजीएसटी जो चार्ज हो रहा है वो ऐसे हो रहा है दैट सप्लाई हैज हैपेंड इन दिल्ली। थोड़ी सी फनी चीज है मगर इसका जो है बड़ा सिंपल सा रीजन है कि कौन सा ऐसा सैलून है जहां पर बाल कटाने से पहले आपका एड्रेस लिया जाता है। कोई ऐसी इनवॉइस नहीं लेता, वो आपको सीधा सीधा हेयर कट की इनवॉइस देता है, आपको सीधा फेशियल कराने की इनवॉइस देगा, आपका नीचे एड्रेस नहीं लिखेगा। अगर गलती से एड्रेस डाल दिया इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2023 तो इट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई व्हिच विल बी बेसिकली एज पर द एड्रेस ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर ने एड्रेस दिया है वो उसके ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई बनना चाहिए। क्लियर है गाइस? ठीक है, यस सर। यस। आगे पढ़े अभी या बंद करें?